वेलकम टू द गूगल क्लास। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एसिड रेन के बारे में पढ़ा था कि एसिड रेन क्या है और एसिड रेन जो है वो कैसे बनती है। तो आज हम उसका बकिया हिस्सा जो है एसिड रेन का पढ़ेंगे। और बकिया हिस्सा पढ़ने से पहले एक वीडियो देख लें। स्टूडेंट आपको फ्यूम जो हैं फ़ज़ा में जाते हुए नज़र आ रहे होंगे। ये सारे फ्यूम जो हैं सॉक्सेस अगर इसमें जा रहे हैं सल्फ़र के ऑक्साइड, तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है फ़ज़ा में बन रहा है। और अगर नॉक्सेस जा रहे हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड फ़ज़ा में इसकी वजह से बन रहा होता है। अब ज़ाहिर है ये एसिड हैं फ़ज़ा में जाके तो ये बारिश के ज़रिए ज़मीन के ऊपर आएंगे, जिसकी वजह से एसिड रेन जो है वो होगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है फ़ज़ा में शामिल होती रहती है, मॉइस्चर पानी के साथ मिलकर कार्बनिक एसिड बनाती रहती है H2CO3, जिसका pH जो है वो 7 से नीचे यानी 6 के करीब होता है। तो ज़ाहिर है ये कार्बनिक एसिड फ़ज़ा में बनेगा तो फिर बारिश के पानी के साथ ये नीचे आएगा। तो जो नॉर्मल रेन होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मौजूद होती है। अब pH जो है वो अगर नीचे आ जाता है, pH 6 से भी 3 पे आता है, तो इसका मतलब ये एसिडिटी इंक्रीज़ हो रही है। और एसिडिटी इंक्रीज़ होते हुए फिर ये 2 गुना 3 गुना फिर इवन 10 गुना तक चली जाती है। तो एक नॉर्मल जो है pH है उसके मुकाबले में आप देखें 6 से pH 3 में जाएंगे तो 10 फोल्ड होगा, और यही फिर इंक्रीज़ होते होते 1000 टाइम के करीब चला जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है फ़ज़ा के अंदर मौजूद होते हैं, और ये सल्फ़र जो है फ़ज़ा के जो पौधा है उसके अंदर एक कंटेंट है जो कि मौजूद होता है और खाद से जाता है, पोटाशियम सल्फेट से, और ये प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। अब प्लांट जो है जब ग्रोथ के बाद डिके कर जाता है, सड़ता गलता है, ख़त्म हो जाता है, तो ये सल्फ़र फिर जो है ये फ़ज़ा में जो है वो शामिल हो जाती है। और ये सल्फ़र कंटेंट फ़ज़ा में जब शामिल होंगे तो फ़ज़ा के अंदर पौधे का जो वेट होता है जिसमें 1 से लेकर 4% जो है वो सल्फ़र जो है मौजूद होती है। और फॉसल फ्यूल्स जो होते हैं उनके अंदर सल्फ़र जो है वो भी मौजूद होती है। कोयला वगैरह जलता है तो उसके अंदर भी मौजूद होती है। और ये सारे सल्फ़र जब ऑक्सीजन में कांटेक्ट जाते हैं एयर के साथ मिलके तो सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो बना देते हैं, और सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो बन जाती है फ़ज़ा में। इस तरह कार्बन कांटेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ़ज़ा में बना देते हैं। अब सल्फ़र डाइऑक्साइड जो बनी है फ़ज़ा में मज़ीद थंडरिंग होगी, ऑक्सीजन टूटेगी और सल्फ़र डाई के साथ मिलकर सल्फ़र ट्राई बनाएगी, और सल्फ़र ट्राई जो है वो पानी की मॉइस्चर जो है बारिश की उसके साथ शामिल होकर सल्फ्यूरिक एसिड बना देगी। अब नाइट्रिक एसिड के बारे में बात करेंगे तो नाइट्रिक एसिड जो है ज़ाहिर है पता है आपको कि नॉक्सेस से बनता है, और एयर में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है 78%। और जब थंडरिंग क्लाउड्स बोल्ट होते हैं तो नाइट्रोजन है वो टूटती है और ऑक्सीजन भी टूटती है, और उससे फिर नाइट्रिक ऑक्साइड फ़ज़ा में NO जो है वो बनता है, क्योंकि फ़ज़ा में नाइट्रोजन 80% के करीब होती है, यानी ज़्यादा मकदार में होती है। अब फिर ऑक्सीजन जो है थंडरिंग से टूटेगी दोबारा, और ऑक्सीजन नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और फिर नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बनेगा, और ये पानी में मिक्स होकर बारिश के पानी में नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट 2 एसिड जो हैं फ़ज़ा में बनते हुए आपको नज़र आए हैं, एक सल्फ्यूरिक एसिड और एक नाइट्रिक एसिड। तो यही मेन सोर्स हैं, काज हैं, पॉल्यूटेंट हैं जो कि जो रेन है उसको बना रहे हैं। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, एसिड रेन जो है वो वीडियो की शक्ल में आपने देखा। अब एसिड रेन के बारे में कल हमने बड़ा डिटेल से पढ़ा था जी कि एसिड रेन जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, यानी ऐसी रेन जिसका pH 5.6 हो या उससे नीचे हो, जितना नीचे होगा इतना ही ज़्यादा वो एसिडिक का रेन जो है वो होगी। और ये कल हमने बड़ा डिटेल से पढ़ा था। और फिर आगे हमने ये भी पढ़ा था जी कि जो एसिड रेन होती है उसका जो pH है एक दफ़ा 2.1 आया था, जिससे बहुत ज़्यादा एसिडिक रेन स्ट्रांग हुई थी और उससे डैमेजेस भी हुए थे। फिर आगे हमने पढ़ा था जी कि काजेज़ ऑफ एसिड रेन, कि एसिड रेन के काजेज़ के हैं नॉक्सेस और सॉक्सेस हैं, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। एक से नाइट्रिक एसिड बनता है, एक से सल्फ्यूरिक एसिड फ़ज़ा में बनता है, दोनों पॉल्यूटेंट हैं। और अभी आपने वीडियो में डिटेल से देखा कि ये कैसे नॉक्सेस सॉक्सेस जो हैं एटमॉस्फेयर में शामिल होते हैं और कैसे एसिड बनाते हैं। एसिड फिर बारिश के पानी में शामिल होकर एसिड रेन की शक्ल में ज़मीन पर कैसे आता है। उसके बाद हमने सोर्सेज जो हैं वो शुरू किए थे सॉक्सेस और नॉक्सेस के। तो पहले नेचुरल सोर्स हमने पढ़ा था जी कि नेचुरल सोर्स में ये था
कि कुदरती तौर पे जो हैं ये नॉक्सिस ऑक्सिस फ़ज़ा में कैसे शामिल होते हैं। तो उसमें था जी आतिश फ़शां फटते हैं और कुछ नबातात पौधे वगैरह सड़ गल जाते हैं, सी स्प्रे होता है, आग जलती है, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होता है, लाइटनिंग होती है, यानी फ़ज़ा में बिजली जो है वो गरजती है। तो इन तमाम चीज़ों से सॉक्सेस और नॉक्सेस फ़ज़ा में शामिल होते रहते हैं। फिर हमने पढ़ा था जी कि मैन मेड सोर्सेज जो हैं वो क्या, इंसान जो है, तो इंसान जो है वो कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसमें कम्बशन ऑफ फॉसिल फ्यूल आता है कि इंसान जो है पेट्रोल, नेचुरल गैस, कोयला वगैरह जला रहा है, तो इसके अंदर ये जो है वो नॉक्सेस और सॉक्सेस जो हैं वो निकल के फ़ज़ा में शामिल होते रहते हैं। फिर था जी कम्बशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू बर्निंग ऑफ कोल। तो ये कम्बशन नहीं है बल्कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू बर्निंग ऑफ कोल है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कोयला जलता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट की जाती है। ये बाकायदा एक प्लांट होता है जो कोयले से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, तो उससे वेस्ट गैसेस एग्जॉस्ट फ़ज़ा में शामिल होता है और नॉक्सेस और सॉक्सेस फ़ज़ा में जाते हैं और वो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड की वजह बनते रहते हैं और उससे बारिश के पानी में आलो के ज़मीन पे आते रहते हैं, यानी एसिड रेन का बायस बनते रहते हैं। स्टूडेंट आज हम ये तो था कल तक पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था। तो अभी इस वक्त हम मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन देखेंगे कि ये जो मैकेनिज़्म है इनका तरीका जो है वो क्या है। तो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन में आप आएँ तो पहले जो है जी हम एसिड रेन के बारे में बात करेंगे कि ये जो एसिड रेन है ड्यू टू सॉक्सेस, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से वजूद में कैसे आता है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। एसिड रेन ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, सल्फर डाइऑक्साइड इज़ ऑक्सीडाइज टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो स्टूडेंट नीचे एक रिएक्शन जो है आपको नज़र आ रहा होगा जिसमें SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस O2 ऑक्सीजन के साथ मिलती है और SO3 जो है वो बना रही। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड तो सॉक्स फ़ज़ा में जाएगा सल्फ़र का ऑक्साइड और फर्दर ऑक्सीजन से मिल के ऑक्सीडाइज होकर सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बना देगा। अब आगे जी सल्फ़र डाइऑक्साइड बन चुका है। सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ सॉल्युबल इन रेन वाटर एंड प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो SO3 बन चुका है तो ये तो बारिश के पानी में सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जो है ये तो सॉल्युबल होती है, तो ये बारिश के पानी में हाल होकर सल्फ्यूरिक एसिड फ़ज़ा में बना देगी। तो ये तो था जी मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के सॉक्सेस जो हैं वो किस तरीके से सल्फ़र ऑक्साइड की शक्ल से सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की शक्ल में आते हैं मज़ीद ऑक्सीडाइज होके, और सल्फ़र ट्राई वाटर सॉल्युबल है तो बारिश के पानी में वो हल होकर सल्फ्यूरिक एसिड फ़ज़ा में गैस से बनाता है। अब इसको रिएक्शन की शक्ल में भी देख लें कि सल्फ़र ट्राइऑक्साइड जो है वो बारिश के पानी में हल हो रहा है और बारिश के पानी में हल होकर सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं। रिएक्शन आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। सल्फ़र ट्राइऑक्साइड H2O में हल हो रहा है प्लस H2O, ये बारिश का पानी, और आगे सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बन रहा है। तो इट वाज ऑल अबाउट द सॉक्सेस कि किस तरीके से वो फ़ज़ा में सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बनाते हैं। तो अभी हम बात करेंगे mechanism of acid rain due to नॉक्सेस। तो नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है जी इसकी वजह से एसिड रेन जो है वो किस तरीके से वजूद में आती या बनती। अब इसमें आपको स्क्रीन पे एसिड रेन ड्यू टू नॉक्सेस नज़र आ रहा होगा जी। अब इसमें रिएक्शन को देखें। नाइट्रोजन का ऑक्साइड यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बारिश के पानी में डिज़ाल्व होगा और साथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी होगी और सारे मिल के जी नाइट्रिक एसिड फ़ज़ा में बनाएंगे और फ़ज़ा में नाइट्रिक एसिड जो है बारिश के पानी में हालों के ज़मीन के ऊपर गिरेगा और ये पॉल्यूटेंट का काम करेगा। इस तरीके से फिर ये एसिड रेन का बायस बनेगा, ये एसिड रेन की वजह बनेगा। तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया यहाँ पे कि सॉक्सेस जो हैं वो किस तरीके से बनते हैं और फ़ज़ा में सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाते हैं और वो बारिश के पानी में हालों के ज़मीन पे कैसे आता है और एसिड रेन की वजह बनता है। फिर नॉक्सेस को भी देख लिया आखिर में अभी आपने।
कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड एक्चुअली फ़ज़ा में जाते हैं और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं और फिर उसके साथ ज़ाहिर NO3 की शक्ल में आएंगे, फिर वो डिज़ाल्व होके पानी में और फिर वो नाइट्रिक एसिड फ़ज़ा में बनाएंगे जो कि बारिश के पानी में हल होकर ज़मीन पे आएगा और एसिडिक रेन का बायस होगा। स्टूडेंट अब बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ एसिड रेन, क्योंकि बड़ा डिटेल से हमने एसिड रेन के बारे में जो है वो पढ़ा है, वीडियो भी देख ली है कि एसिड रेन जो है वो कैसे बनती है। अब हम इफ़ेक्ट्स के बारे में आते हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ एसिड रेन क्या है। तो स्क्रीन पे आपको स्टूडेंट पहला इफ़ेक्ट जो नज़र आ रहा होगा, नंबर 1, एसिड रेन मेक्स द सॉइल रेवर्स एंड लेक्स स्लाइटली एसिडिक। यानी जब एसिड रेन होगी तो ज़मीन के ऊपर आके ये बारिश जब पड़ेगी तो ज़मीन का जो एरिया है जहाँ पे हम बवाई करते हैं, कटाई करते हैं, उसे सॉइल बोलते हैं, तो उसका जो pH है वो चेंज हो जाएगा और बारिश जो है वो दरियाओं में आएगी, गिरेगी तो ज़ाहिर है बारिश होगी, तो दरियाओं के पानी का pH चेंज हो जाएगा। लेक्स, झीलें हैं हमारे पास, तो बारिश होगी तो झीलों में भी पानी आएगा तो उनका भी pH चेंज हो जाएगा। और कैसा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा वो एसिडिक हो जाएगा, स्लाइटली एसिडिक हो जाएगा, यानी pH जो है वो कम हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1 ये था। आपको पता है कि इससे डेफिनेटली कुछ बैड इफ़ेक्ट्स भी आएंगे, ये जो सारा कुछ चेंज हुई है। तो पॉइंट नंबर 2 पे देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 पे एसिडिटी में रिजल्ट इन किलिंग। ये जो pH चेंज होगा और स्लाइटली एसिडिक हो जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, मे रिजल्ट इन किलिंग ऑफ फिश, यानी इससे मछलियाँ जो हैं उनके मरने का ख़तरा है। रिड्यूस देयर ग्रोथ, मछलियों की जो ग्रोथ होती है, यानी मछली जो है उसकी भी बॉडी बनती है तो उसकी ग्रोथ नशोनुमा में कमी आएगी। एंड काज द देयर रिप्रोडक्टिव फेलियर, और उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो फेलियर का शिकार होगा, नाकामी का शिकार होगा, यानी रिप्रोडक्शन वो नहीं कर पाएंगे। तो पॉइंट नंबर 2 में आता है जी कि अगर बारिश का पानी जो है वो दरियाओं में या झीलों में आ जाता है तो वहाँ पे एसिडिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, pH कम हो जाता है, जिससे मछलियाँ मर भी सकती हैं और मछलियों की जो नशोनुमा है, ग्रोथ है, बढ़ोतरी जिसे कहते हैं, बड़ी नहीं होंगी, तो उसमें भी कमी आएगी। और इसके अलावा उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो नाकाम होगा, यानी मछलियाँ जो है आगे फर्दर अपनी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो ऑफस्प्रिंग या नई नस्ल नहीं चला सकेंगे। तो ये नुकसान जो है वो होगा एसिड रेन की वजह से। नंबर 3 पे आते हैं। हैचिंग ऑफ फिश एग्स इज प्रिवेंटेड ड्यू टू चेंज इन pH ऑफ वाटर। तो इसमें ये जी हैचिंग ऑफ फिश एग, ज़ाहिर है मछलियाँ जो हैं उनके जो एग हैं उनमें हैचिंग आउट नहीं होगा। हैचिंग का मतलब ये है कि न्यू बेबीज़ जो हैं एग से नहीं निकलेंगी, नई मछलियाँ पैदा नहीं होंगी, तो ये प्रिवेंशन हो जाएगी, यानी ये सिलसिला रुक जाएगा क्योंकि पानी का pH चेंज हो चुका है और ये सूटेबल नहीं है, जिससे मछलियाँ जो हैं उनके अंडों में से बच्चे जो हैं वो निकल सकें। तो ये भी एक बैड इफ़ेक्ट है या नुकसान ठहरेगा जी एसिड रेन का। नेक्स्ट देखें, ये पॉइंट नंबर 3 था। अब नंबर 4 पे बात करेंगे। पॉइंट नंबर 4 में है जी, पॉइंट नंबर 4, ग्रीन एल्गी and many form of beneficial bacteria which are essential to the aquatic life are also killed as a result of acidity in water। कहते हैं जी पानी के अंदर ग्रीन एल्गी होती है, जहाँ पे देखिए पानी जो है उसे मेरीन लाइफ कहते हैं, एक्वेटिक लाइफ है, पानी के अंदर की ज़िंदगी है। और ये पानी के अंदर की ज़िंदगी जो है वो चलती रहती है। अगर मछलियाँ हैं तो वहाँ पे बैक्टीरियाज भी होंगे और बेशुमार छोटी छोटी लिविंग क्रिएचर होगी जो कि एक्वेटिक लाइफ जो है उसको चला रही है, पानी के अंदर की ज़िंदगी को चला रही है। इसमें ग्रीन एल्गी भी है। तो ये सारे के सारे जो हैं जी, ग्रीन एल्गी हो गई जो इसमें फ़ायदेमंद बैक्टीरियाज हैं, बेनिफिशियल, तो एक्वेटिक लाइफ के अंदर है, सारे के सारे जो हैं ये पानी की एसिडिटी ज़्यादा होने की वजह से मर जाएंगे। तो डेफिनेटली एक इकोसिस्टम जो है वो मेरीन लाइफ का वो डिस्टर्ब होगा। तो ये भी एसिड रेन की वजह से।
अब नेक्स्ट आएगा नंबर 5। नंबर 5 में एसिड रेन जो है उसमें जो बैड इफ़ेक्ट्स आएंगे वो क्या हैं? द एसिडिक नेचर ऑफ द सॉइल एंड रॉक लीच द मेटल लाइक एल्यूमिनियम, mercury, lead, and these metals are discharged into the water bodies. अब पॉइंट नंबर 5 ये है कि जो एसिडिक नेचर हो जाएगी ज़मीन की, यानी बारिश का पानी, एसिड रेन का पानी ज़मीन में जब जाएगा यानी खेतों में जाएगा। सॉइल का मतलब खेत हैं जहाँ पे कोई फसल वगैरह लगती, तो बारिश का पानी जब खेतों में जाएगा और चट्टानों पे आएगा, रॉक्स, तो ये लीचिंग इफ़ेक्ट देगा। लीचिंग इफ़ेक्ट का मतलब ये है जी कि ज़मीन के अंदर मुख्तलिफ मेटल्स होती हैं, लाइक एलुमिनियम है, मरकरी है, लेड है। तो ये बारिश का पानी जो है वो ज़मीन पे गिरेगा, चट्टानों पे गिरेगा, तो उसके अंदर जो मेटल के कंपाउंड हैं, मिनरल्स हैं, और्स हैं, तो उसमें मेटल जो हैं वो डिज़ाल्व होके पानी के अंदर, ये कंपाउंड जो हैं पानी के अंदर डिज़ाल्व होके ज़मीन के अंदर चले जाएंगे, लीच आउट हो जाएंगे। और इस तरीके से ज़ाहिर है एक नुकसान हुआ है हमारा, जिसमें मेटल्स जो थी वो जो हैं वो ज़मीन के अंदर चली जाएंगी डिज़ाल्व होके, इसके पानी की वजह से उनके कंपाउंड जो हैं वो ज़मीन के अंदर चले जाएंगे, लीच कर जाएंगे। तो ये भी एक आदत आप जहन में रख लें कि ये भी डैमेज हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जी, नंबर 6 पॉइंट है। नंबर 6 पॉइंट में आपको नज़र आ रहा होगा, दीज हैवी मेटल आर accommodated in the fish and health hazards for human being and birds। कहते हैं ये जो हैवी मेटल हैं ये ज़ाहिर है पानी में शामिल हो चुकी हैं, तो इससे क्या होगा, मछलियाँ हैं और उनकी सेहत के लिए क्या होगा, हैज़र्ड होगा, उनके लिए ख़तरा होगा। और वही पानी अगर इंसान जो है वो यूज़ कर रहा है तो ह्यूमन बीइंग के लिए भी वो पानी ख़तरनाक है, क्योंकि इसके अंदर हैवी मेटल जो है, सीसा वगैरह जो है, मरकरी वगैरह, लेड वगैरह ये है, तो ये तो कार्सिनोजेंस हैं, ये तो कैंसर फैलाते हैं। एंड बर्ड्स, ज़ाहिर है यही पानी फिर परिंदे भी पीते हैं, और परिंदों की ज़िंदगी जो है डेफिनेटली परिंदों की ज़िंदगी भी जो है वो ख़तरे में होगी। तो परिंदे भी जो हैं उनको डिजीज़ होंगी, बीमारियाँ होंगी, इस तरह इंसान को भी होंगी। और इसी तरीके से फ़िश तो डेफिनेटली बहुत सेंसिटिव होती हैं, उन pH चेंज होने से या कोई टेम्परेचर भी आगे पीछे होने से वो तो बिल्कुल उनकी किलिंग होती है, वो तो ख़त्म ही हो जाती है। तो ये एसिडिक रेन का एक और नुकसान था कि ये आके हैवी मेटल जो है उसको लीच करवा के और डिज़ोल्व करके पानी में शामिल कर देती है, और वो पानी जो है इंसानी सेहत के लिए भी हैज़र्डस है, मुज़र सेहत है, यानी ख़तरनाक है। और एनिमल्स अगर वो पानी पिएंगे उनके लिए ख़तरनाक है, और बर्ड्स जो हैं उनके लिए ख़तरनाक है। नेक्स्ट नंबर 7। अब 7 में पॉइंट नंबर 7, दिस विल डैमेज द लीव्स एंड प्लांट ग्रोथ ऑफ द फॉरेस्ट। कहते हैं ये जो एसिड रेन होगी तो ये जो दरख्त हैं जंगलात में, दरख्त जो हैं उनके पत्तों को डैमेज करेगी। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि दरख्त के पत्ते अगर डैमेज हो जाएं तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो डेफिनेटली प्लांट जो है वो वीक हो जाएगा, और वो अपनी ज़िंदगी को जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, लाइफ को, और प्लांट की ग्रोथ डेफिनेटली रुक जाएगी। इसका मतलब ये है कि जंगलात जो हैं, फॉरेस्ट, वो ख़तरे में चले जाएंगे, प्लांट की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, और पौधे जो हैं उनके लीफ जो हैं वो डैमेज हो जाएंगे। तो डेफिनेटली पौधा जो है उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है, यानी पौधा डिके की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, सड़ना गलना शुरू हो जाएगा, और इस तरीके से जंगलात जो हैं वो ख़तरे में चले जाएंगे। तो ये भी एक एसिडिक रेन का नुकसान जो है अभी आपने देखा। नंबर 8 में आते हैं, पॉइंट नंबर 8। अब पॉइंट नंबर 8 में है जी, द एसिड रेन also damages building material, monuments, statues and metals। कहते हैं जी एसिड रेन जो है ये डैमेज करती है, नुकसान पहुंचाती है बिल्डिंग्स को, बिल्डिंग के मटेरियल को।
यानी जो बिल्डिंगें हैं उनका जो मटेरियल है। तो अभी मैं बात करूँगा बिल्डिंग के मटेरियल पे डिटेल के साथ। आगे फिर मोनूमेंट्स हैं। मोनूमेंट्स जो हैं दुनिया में आप देख लें, बड़े बड़े जो चीज़ें जो कि पूरी दुनिया का एक वैसे के तौर पे हैं वर्ल्ड मोनूमेंट्स, और उसमें ताजमहल आगरा भी आता है। तो दुनिया के जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं जो भी हैं, तो उनको भी ये डैमेज करेगी। फिर स्टैचूज़ आते हैं। स्टैचूज़ मेटालिक होते हैं और बाज़ दफ़ा और ये बने होते हैं बुत जैसे कहते हैं स्टैचूज़। तो ये स्कल्पचर्स भी होती हैं, ये बने होते हैं बिल्डिंगों के ऊपर, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ में। तो ये मेटल के बने होते हैं, तो उन्हें भी ये डैमेज करेगी। और एसिड रेन जो है वो मेटल कहीं पे है, मेटल की कोई चीज़ बनी है तो उसको भी ये करेगी डैमेज। तो ये सारा एसिड रेन का जो है वो नुकसान होगा। अब स्टूडेंट वापस हम इसमें से 2-3 पॉइंट है, मैं बारी बारी इस पे बात करूँगा। तो पहले डैमेजेस इन बिल्डिंग मटेरियल। डैमेजेस इन बिल्डिंग मटेरियल में अगर आप गौर करें तो ताजमहल आगरा जहन मिले हैं जो कि इंडिया में मौजूद है और दुनिया का ये एक मोनूमेंट है, और तो मुसलमानों का विरसा है, वहाँ पे एक यादगार है, तारीख़ी इमारत है। और ये जो ताजमहल आगरा की बिल्डिंग है ये बनी हुई है जी मार्बल की। और मार्बल जो है वो आप जहन में रख लें। नीचे रेशा ज़रा देख लें, रेशा नज़र आ रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका मतलब ताजमहल आगरा की जो बिल्डिंग है उसके बाहर सब मार्बल लगा हुआ है और वो कैल्शियम कार्बोनेट। तो बिल्डिंग का जो बाहर वाली एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई है, यानी टाइलें या मार्बल लगा हुआ है। अब एसिड रेन हो रही है तो ताजमहल आगरा को आप कैल्शियम कार्बोनेट ही समझ लें क्योंकि मार्बल का बना हुआ है। एसिड रेन और ये एसिड रेन को सल्फ्यूरिक एसिड समझ लें कि उसमें सल्फ्यूरिक एसिड आ रहा है। और स्टूडेंट इसके मिलने से आगे आप ज़रा देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि कैल्शियम सल्फेट बन रहा है, CaSO4, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और H2O जो है वो बन रहा है। तो मेरा ख्याल है आप बेहतर समझ सकते हैं कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये ताजमहल आगरा इसका बना हुआ है, बाहर टाइलें लगी हुई हैं और H2SO4 एसिड रेन की शक्ल में ऊपर से इसके गिर रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट तो आगे देखें एरो के बाद कैल्शियम सल्फेट में तब्दील हो रही है, ये तो एक साल्ट है। और आगे कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो रहा है, ये तो एक गैस है। आगे H2O में तब्दील हो रहा है, राइट साइड पे देखें, एक्सट्रीम राइट पे, तो इसका मतलब है पानी में तब्दील हो रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है अगर वो ताजमहल आगरा की बिल्डिंग है और H2SO4 एसिड रेन है तो ये से पड़ रही है बारिश, तो आगे कैल्शियम सल्फेट, तो बिल्डिंग तो कैल्शियम सल्फेट यानी साल्ट में तब्दील हो रही है और गैस बन के उड़ रही है कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में, और पानी बन के बिल्डिंग बह रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी बिल्डिंग साल्ट में तब्दील हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड में और पानी में, और पूरी बिल्डिंग जो है ताजमहल आगरा जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सुन, इसका मतलब ये है कि बिल्डिंग ख़राब होना शुरू हो जाएगी। बिल्डिंग के बाहर जो मार्बल लगे हुए हैं ना, जो टाइलें लगी हुई हैं, उनके अंदर सुराख होने शुरू हो जाएंगे, होल होने क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसमें नमक बनेगा। नमक डेफिनेटली जो है वो अपनी जगह छोड़ेगा और वहाँ पे होल क्रिएट होंगे। अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से निकलेगी तो सुराख करके जाएगी, और कुछ पार्टिकल जो हैं वो पानी की शक्ल में निकल के जाएंगे, फिर सुराख करके जाएंगे। इसका मतलब ये बिल्डिंग जो है वो उसको डैमेज होगा, बिल्डिंग को नुकसान होगा, यानी बिल्डिंग ख़राब होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसा रेन की वजह से वर्ल्ड जो मोनूमेंट हैं उनको भी ख़तरा लग है। तो डिटेल से आपने देख लिया कि किस तरीके से ये ख़तरनाक होंगी। फिर नेक्स्ट देखें, मोनूमेंट्स के बारे में भी बात हो गई। बिल्डिंग मटेरियल एक यही नहीं है, और भी बिल्डिंग मटेरियल हैं। बिल्डिंग में बेशुमार और चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। बिल्डिंग तो बिल्कुल बाहर फ़ज़ा में होती है, जब एसिड रेन होती है तो बिल्डिंग जो हैं उनकी बेशुमार चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो रही थी। मसलन बिल्डिंग में मेटल यूज़ होता है, तो मेटल के ऊपर एसिड रेन गिरेगी तो मेटल को ख़राब करेगी। बिल्डिंग के ऊपर रबड़ वगैरह प्लास्टिक यूज़ हो रहा है, कुछ यूज़ हो रहा है, एसिड रेन जो है तमाम चीज़ों को करेगी डैमेज। उसके बाद स्टैचूज़ लगे होते हैं, स्टैचूज़ पे बात करते हैं। तो स्टैचूज़ जो हैं वो आपको पता है कि स्टैचूज़ जो हैं वेस्टर्न कंट्री में ज़्यादा होते हैं। उनका विक्ट्री का भी स्टैचू लगा होता है, आप वहाँ पे देखिए अगर इंग्लैंड वगैरह, तो उनके वो भी मेटालिक टाइप होते हैं। उनके ऊपर अगर ऐसा रेन गिरेगी तो ज़ाहिर है स्टैचूज़ को भी नुकसान करेगी, यानी डैमेज करेगी, यानी ख़राब करेगी। उसकी जो एक्सटर्नल फीचर्स है बाहर से उसको वो डैमेज करेगी, ख़राब करेगी। और किसी किस्म की मेटालिक चीज़ें जो हैं ज़ाहिर है पूरी दुनिया में आप देख लें, बाज़ार हैं, मार्केटें, मेटल तो हर जगह यूज़ होती है। तो ऐसा ट्रेन होगी तो तमाम चीज़ों को नुकसान देगी। तो स्टूडेंट आज हमने बड़ा डिटेल के साथ एसिड रेन के बारे में पढ़ा। मेरा प्रीवियस लेक्चर भी एसिड रेन पे था, तो ये एसिड रेन का आप पार्ट 2 समझ लें।
और ज़रूर आप ये लेक्चर जो है वो देखने के बाद नीचे डन लिख दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं। आपका इंटरेक्शन या रिस्पांस मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी हमने लास्ट सेगमेंट में जो इफ़ेक्ट्स हैं वो एसिड रेन के वो बड़ी डिटेल के साथ पढ़े। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।